नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और एक पाठशाला में बैठा हुआ हूं और मेरे साथ हैं पाठशाला की शिक्षिका रांटी मधुबनी से चली आई चंदना दत्त। चंदना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर बहुत सारी सुनी बातें हमने, अब सुनी सुनाई बातें तो भरोसा करूं कैसे, लेकिन सुना है कि आपने बदलाव लाया है रांटी के आसपास के लोगों में, उसकी जिंदगी में। मीडियम आपका इंग्लिश है, क्या पता मधुबनी में कितने लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। क्या है आपका मोटो लाइफ का, क्या कर रही हैं आप, ये बताइए थोड़ा सा। मैं मधुबनी में आज 20 साल से शिक्षिका। तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि मैं कभी गांव में रही नहीं थी, पर रहने का जब मौका मिला और विद्यालय में भी मैं आ गई, तो वहाँ बच्चों में जो देखा मैंने कि बहुत सारी विषमताएं थी। विद्यालय में तभी शिक्षक कम थे, बच्चों को पढ़ाने की ललक कम थी या पढ़ने की ललक भी कम थी। कुछ बच्चे थे जो बहुत ज्यादा चाहते थे कि मैं अच्छे तरीके से पढ़ूं, लेकिन उनके साथ बहुत सारी समस्याएं थी। उनका परिवार जो था वो ग्रामीण मजदूर का परिवार ज्यादा था। उन लोगों के पास ये भी समझ नहीं थी कि बच्चों को स्कूल कैसे भेजे। तो हम लोग जैसे आज लिखने के लिए कुछ दिए तो कल पता चला कि वो कॉपी उसके छोटे भाई ने फाड़ दी। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं थी। तो मैंने उन बच्चों को तो समझाया ही और उनके गार्जियन को भी कहा कि भाई थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें कि आप नहीं पढ़ पाए पर आपका बच्चा पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा उनको इस तरह से देखें, थोड़ा सा ध्यान दें कि ठीक है आप पढ़ने नहीं जानती। उनकी माताओं से मिलके मैंने कहा कि आप पढ़ने नहीं जानती है, पर जब आप शाम में अपना खाना बनाने के लिए बैठती है तो कम से कम उनको बिठाएं और देखें, पूछें कि वो क्या पढ़ के आए हैं, उसको बनाए फिर से इस तरह से थोड़ा। और स्कूल भेजने से पहले थोड़ा सा उसको देख ले कि वो ड्रेस में है कि नहीं। अच्छे ड्रेस भी तो तभी था भी नहीं सबके पास, लेकिन जो भी कपड़े है थोड़े ढंग के हों। कई बच्चे बहुत ज्यादा फटे पुराने कपड़े पहन के आ जाते थे, पुराने तो ठीक है, फटे हुए भी बहुत ज्यादा होते थे। जो लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं चंदना जी से बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो एक सिद्धांत है अंत्योदय। जो अंत में बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसके पास कुछ नहीं है, विपन्न है, जो बता रही हैं जैसे चंदना जी कि उसके पहनने को कपड़े नहीं है, ड्रेस की बात तो दूर, उसके पास कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, और उन बच्चों के बीच या रांटी के जिस गांव में ये शिक्षिका हैं वहां लगभग बहुत बड़ी आबादी है जो सरकारी स्कूल में पढ़ने आती है। और उसे चंदना जी कैसे ट्रीट कर रही हैं, कैसे एक रास्ता निकाल रही हैं कि बाकी शिक्षक भी किस आचरण से और किस मानवीय दृष्टि से देखें। यही कह रही हैं आप कि वो जो आप में दर्द पैदा होता है, वो कपड़े नहीं है, चप्पल नहीं है, कॉपी नहीं, पेंसिल नहीं है, तो पेंसिल भी हम लोगों ने दिया बच्चों को। उसमें थोड़ी सी रोचकता लाई कि जो बच्चा लिख के लाएगा उसको पेंसिल मिलेगी। तो इससे बच्चों में एक प्रतियोगिता की भावना बढ़ती है। और जो बच्चे पढ़ने वाले थे, थोड़ी सी ललक थी, उनका तो हमारे पास मतलब घेरे ही रहते थे वो बच्चे कि मैडम मुझे ये। फिर मैंने शुरू किया कि कुछ मधुबनी पेंटिंग से, जैसे फिश लिखना है तो मछली बना के, एप्पल का चित्र बना के, कुछ कलर करके, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा फैसिलिटी स्कूलों में हो गई है। बहुत सारे TLM गए हैं विद्यालय में, पर उस समय ऐसी मैं 2005 में सिलसिले की शुरुआत की, पढ़ाने की शुरुआत की, तभी आप बता रहे हैं 2005 मतलब नीतीश कुमार का राज बिहार में आ गया और सिलसिले की शुरुआत हुई थी, बदलाव हुई थी। ये थोड़ा अपनी पृष्ठभूमि बताइए कि ये तो नॉर्मल बात नहीं है। कहाँ से आती हैं आप और क्यों ऐसा कर रही हैं आप कि आउट ऑफ द बॉक्स? सरकारी शिक्षक का मतलब तब होता था, अब तो भाई थोड़ा सा शक्ति है कि आया स्कूल में हाजिरी लगाई या चल दी, लेकिन चंदना दत्त को क्या ड्राइव करता था कि नहीं हम उनके बीच में उस ढंग से सोचें? दरअसल मेरे पिताजी भी अंग्रेजी के प्राध्यापक थे कॉलेज में, और वो HOD थे, और मेरे दादाजी भी मास्टर जी थे। तो मैंने देखा हुआ है लोगों को कि शिक्षक के प्रति बहुत आदर भाव रहता है। ये मुझे बहुत अप्रिशिएट करता था कि वो शिक्षकों के प्रति जहाँ कहीं उनके विद्यार्थी मिल गए तो उन लोगों को जो आदर वो देते थे, कहीं भी हो तो सर के प्रति उनका आदर बहुत ज्यादा था। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अगर वो लोकप्रिय हुए हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपना बहुत टाइम दिया है बच्चों को। तो ये मुझे अच्छा लगता था। और मैंने बच्चों के बीच
बहुत कम संसाधन थे तभी, रूम नहीं था, बिजली नहीं थी, किताबें नहीं थी, किताबें मिलती भी थी तो सिर्फ लड़कियों को और जो अनुसूचित जाति के लड़के थे मात्र उनको किताबें मिलती थी, और बाजार से खरीद के लाया ऐसा कोई सोच नहीं था गार्जियन का। तो बहुत कुछ हम लोगों ने अपने से किया कि बोर्ड पे लिख के जितना भी टाइम हम रहते थे बच्चों को, तुम्हारा नाम सीख लिया तो पिताजी का नाम सीखो, माता जी का नाम सीखो। फिर हमने कभी कभी मैंने बच्चियों को ये कहा कि तुम अपनी मम्मी का नाम लाओ, मैं लिख देती हूँ कॉपी में, तुम अपनी मम्मी से घर में लिखवाना। तो उस समय की एक बात मुझे अभी भी याद आती है और हंसी आ जाती है कि एक लड़की से मैंने पूछा कि क्या नाम है तुम्हारी माँ का, की नाम छोको लिख देती हूँ, तो वो बोलती है पटवारा वाली। मतलब इस तरह से कि उस बच्ची को पता भी नहीं था कि उसकी माँ का कुछ पर्टिकुलर नाम होगा, क्योंकि गांव में अक्सर जिस गांव की रहती है महिला मायके से जोड़ के बोला जाता है, तो वो वही बोली पटवारा वाली। अभी भी वो मिलती है तो हंस देती है कि मैडम मैंने अपनी माँ का नाम पटवारा वाली बताया था। तो लेकिन फिर भी हम लोग लगे रहे, और उसी समय बाल मेला हुआ करता था, जहाँ हमारा विद्यालय जो है वो संकुल है, उसके अंदर 13-14 विद्यालय आते थे। तो उस सारे का ये 14 नवंबर को उसमें फंक्शन होता था 2 दिन का, एक दिन भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता और नेक्स्ट खेल कूद, और दूसरे दिन गीत संगीत नृत्य ये सब का कार्यक्रम होता था, नाटिका। तो उसमें बच्चों को हमने प्रेरित किया कि बढ़ चढ़ के भाग ले, क्योंकि वहाँ जो बच्चे चुने जाते थे वो फिर प्रखंड स्तर पर जाते थे। तो हमें बहुत खुशी हुई थी कि एक बार हमने पमड़िया नाच वहाँ पर करवाया। पमड़िया मतलब बताना पड़ेगा आप दर्शकों को कि वो जिस इलाके में आप हैं वहाँ महिलाएं नाचती नहीं है, नहीं, और नाचती मंच पे नहीं है, तो उसका एक विकल्प निकाला गया कि लड़का ही पमड़िया बनता है, लड़की के ड्रेस में आकर के और फिर लड़की होने का भाव देकर के फिर पमड़िया नाच होता है। जैसे आप जानते होंगे कि बच्चा जब होता है, खासकर किसी के घर में लड़का, तो एक कम्युनिटी होती है मुसलमानों में पमड़िया, वो हर घर जा करके पता लगा लेते हैं कि बच्चा हुआ है, लड़का हुआ, तो वो बच्चे को लेकर के नृत्य करते हैं। वो महिलाओं का ड्रेस पहनते हैं, ढोलकी छोटी सी बजाते हैं, हाँ जी ये करते रहता है। तो वो जो लड़के कुछ थे उनके परिवार में होता था, तो हमने उनको बहुत कोशिश किया कि तुम मंच पे करो इसको, लोग उस नृत्य को जगह मंच दिया। हाँ, मंच को दिया, तो बहुत अच्छे से उन लड़कों ने किया उसको। तो इस तरह से कुछ नया करने का विचार रहता था और वो बच्चों के साथ मिलके हो जाता था। मुश्किल तो इंग्लिश टीचर, अंग्रेजी की टीचर है, और कैसे अंग्रेजी को सीखने आता नहीं, वो क्या करती है? नहीं ऐसा नहीं है, बच्चों को हिंदी से जल्दी ABCD सीखने आती है, सीख लेते हैं छोटे बच्चे। तो उनको पोएम रिसाइट कराती थी, वर्ड गेम खिलवाती थी, तो इस सब में बहुत मजा आता था। हाँ, लेकिन और जैसे मैथिली भी पढ़ाती हैं आप शायद, और आपके इलाके में मैथिली आ गया, तो कैसे मैथिली को कैसे? नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य है कि अभी भी प्राथमिक स्तर पर मैथिली, जो अभी NEP 22 आया है कि त्रिभाषा फॉर्मूला, जो हमारे यहाँ तो बचपन से ही बच्चे मैथिली घर में सीखते हैं, विद्यालय में सीख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत, ये तो हमारे यहाँ है जो सब सीख लेते हैं भाषा। लेकिन प्राथमिक स्तर पर अभी भी शुरू नहीं हुई है, सरकार के द्वारा शुरुआत नहीं हुई है, मैथिली शिक्षक की बहाली नहीं है। बट 9वीं में जाके, 9वीं कक्षा में जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ फिर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप मातृभाषा लें, संस्कृत लें, हिंदी लें, ये तो वहाँ पर फिर बच्चों ने मैथिली लिया है, बहुत सारे बच्चों ने। तो मुझे अभी मेरा विद्यालय जो है वो 2020 में उत्क्रमित होकर के +2 हो गया है। जब मैं गई थी उस विद्यालय में तो 7वीं क्लास तक था, पर अब वो 12वीं तक हो गया। तो वहाँ जब बच्चे ले रहे हैं ना, तो वहाँ में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बच्चों को मिथिलाक्षर और मैथिली पढ़ा रही हूँ। अच्छा, लेकिन आप ये बताइए कि जब मदर टंग को लेकर बड़ी लड़ाई हो रही है, दरअसल की जो बच्चा जो जिस क्लास को आप एड्रेस करती हैं वहाँ बिल्कुल विशुद्ध तौर पर मैथिली बोली जाती होगी या मातृभाषा में लोग बोलते होंगे, और सरकारी स्कूल में वही बच्चे आते हैं जिनके अंदर पढ़ने की ललक तो होती है, लेकिन वो तो पैसा नहीं होता, लेकिन कन्वर्ट कैसे कर पाते हैं उन आबादी को कि बच्चे तुम मैथिली बोलते हो, हिंदी बोलना शुरू करो या अंग्रेजी बोलना शुरू करो? कोई दिक्कत आती है? दिक्कत आती नहीं है, मतलब बच्चे को ज्यादा समझ में तो आती है, मातृभाषा में ही कोई भी पढ़ाई है तो है कि जो बच्चा मातृभाषा में अच्छी तरह समझ जाएगा तो फिर दूसरी भाषा सीखने में उसे आसानी होती है। लेकिन बच्चे भी अब धीरे धीरे बहुत बदलाव आया है, वो समझ रहे हैं कि विद्यालय में आया है तो हमें हिंदी बोलना है।
और उसके लिए भी प्रेरित करते हैं हम लोग कि क्लास में हिंदी बोलो, क्योंकि उनको लिखना तो फिर हिंदी में पड़ता है, मातृभाषा में तो पढ़ाई हो नहीं रही है 1 to 5 में। तो वो बच्चे फिर धीरे धीरे सीखते हैं और उनको पढ़ाया जाता है। जो अब किताबें बहुत अच्छी है, सिलेबस हाँ, सिलेबस बहुत अच्छी है, प्राइमरी लेवल का बहुत अच्छा है। इंग्लिश भी क्लास 1 से, हम लोग के समय में तो याद है क्लास 6 से इंग्लिश होती थी, बट अब क्लास 1 से इंग्लिश पढ़ाई होती है। तो बुक वर्कशीट है उनका, उसमें भी करने के लिए रहता है कि कलर करो, ये करो, तो इससे बच्चे चित्र से सीखो। तो ये सब जो हम लोग पहले बोर्ड पे बनाते थे कि मछली बनाओ, चिड़िया बनाओ, तिरंगा झंडा बनाओ, तो ये अब बुक में भी आता है उसका। चलो जी, जिस वही बार बार वही ले जा रहे हैं आपको, रांटी के आसपास के जीवन में ले जा रहे हैं और इसलिए जान रहे हैं कि देश के हर एक हिस्से में ऐसी स्थिति है, वहाँ बाल विवाह है, वहाँ बहुत सारी दुश्वारियां हैं, फीमेल को लेकर के परिवार में अलग ढंग का अप्रोच है, जो कहते हैं शिक्षक, तो उनके बीच काम करते हुए उन लोगों को कैसे आपको कुछ मुश्किल आती है बच्चों को समझाने वगैरह में? बच्चों से ज्यादा मुश्किल आती है उनके परिवारजनों को समझाने। जैसे मैंने शुरुआत की थी उस समय क्या था कि लड़कों की संख्या अच्छी खासी थी विद्यालय में, और मेरा विद्यालय जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पीछे बहुत सारे मुस्लिम परिवार रहते हैं। तो वहाँ के बच्चे जो थे, बच्चे तो आते थे पढ़ने के लिए, बच्चियां नहीं आती थी। तो उनको फिर हमें मिल करके उनके माता पिता से, क्योंकि मैं पैदल स्कूल आती जाती रहती हूँ, तो जहाँ भी कोई मिले तो उनसे मिल करके बोलती थी कि भाई बेटियों को भी भेजिए। और फिर 2007-8 में हमें मौका मिला, सरकार मुख्यमंत्री द्वारा एक योजना चलाई गई थी, अक्षर आंचल योजना। उसमें ऐसा था कि हमें विद्यालय का 1 घंटा समय आस पड़ोस की महिलाओं को देना था, कम से कम 20 महिलाओं को साक्षर बनाना था। तो उसमें हम लोगों ने, पर महिलाओं को रुचि नहीं थी, क्योंकि वो लोग तो मजदूरी करती हैं, काम करती हैं, तो कहाँ छोड़ के आती। तो उन लोगों को लगता था कि अब क्या करना है पढ़ करके, अब तो पढ़े नहीं, अब क्या करना है। तो फिर भी मैं उनको बोलती थी कि चलिए, आपको बचपन में मौका नहीं मिला, लेकिन अब ये मौका आया है आपके सामने, तो आप पढ़िए लिखिए। तो फिर बहुत, लेकिन उन लोगों से करना पड़ता था कि हमरा की पढ़ का कलेक्टर बने के, और बहुत कुछ कन्विंस करना पड़ा हमें। लेकिन अब ये खुशी है कि हमारा जो रांटी गांव है, वो मुख्यमंत्री द्वारा जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है, वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है हमारे इलाके में। अच्छा, रांटी में? हाँ जी, बहुत, मतलब किसी भी वर्ग की महिला हो, वो अब सक्षम है, मतलब किसी न किसी तरह से वो अर्न कर रही है, चाहे वो मिथिला पेंटिंग करके हो या और किसी ग्रुप से जुड़ करके। मिथिला पेंटिंग पे रांटी ऐसा गांव है जहाँ 3 पद्मश्री अवार्ड के तौर पर, इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्डी, नेशनल अवार्डी और स्टेट अवार्डी। आप ही खुद राष्ट्रीय अवार्डी हैं। जी हाँ, तो बताएं गाँव के बारे में, बताइए थोड़ा। हाँ, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे गाँव में जो है वो अपने नाम से महिलाएं जानी जाती है, और मुझसे 3 पीढ़ी पहले से, ये मेरा सौभाग्य है कि दादी जी सास लोग जो थी, वो लोग भी मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में काफी आगे कदम बढ़ा चुकी हैं, सशक्त महिलाओं का एक मिसाल बन चुकी हैं कि, और ऐसा हुआ कि सरकार की तरफ से बहुत बार ऐसी योजनाएं आती हैं कि महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाए, तो वो लोग हाथ पकड़ के सबको लाती हैं कि चलो तुम भी करो। और इस तरह से अब बहुत अच्छा है कि एक नेटवर्क सा बन गया है कि जो भी काम करना चाहती हैं, पेंटिंग नहीं भी आता है तो वो सबके साथ रह के सीख जाती हैं, और बहुत सारा ग्रुप काम कर रहा है वहाँ, और अच्छी खासी शिक्षक के नाते आपका क्या रोल रहता है उन लोगों को मोटिवेट करने में? हाँ, मैं सबको बोलती हूँ कि चलिए 24 घंटे ही सबके पास है, अब ये जो कोई बहाना बनाए कि भाई समय नहीं मिलता, घर का कामकाज है, बच्चे हैं, तो ये सबके साथ होता है, पर अपने लिए कुछ समय निकालना पड़ता है, उसके लिए कुछ त्याग। जैसे मेरी सासू माँ है, वो लोग बताती हैं कि वो लोग बहुत दिनों से मधुबनी चित्रकला से जुड़ी हुई है, और चूंकि मधुबनी में ही उसका ऑफिस खुला था, तो मिथिला पेंटिंग जिसका क्षेत्र। कितना दूर है आपके गाँव से रांटी से मधुबनी? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर जी। और सास कौन है आप? श्रीमती विमला दत्त जी। जी। तो मेरा सौभाग्य है कि उनका स्वभाव मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि वो बोलती हैं कि जिस समय में उन्होंने पर्दे में रह करके और कदम निकाला था, ऑफिस खुल गया मधुबनी में, तो मिथिला चित्रकला जो बिहार नेपाल तक फैला हुआ था,
उसका नाम ही मधुबनी चित्रकला से प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि विदेशी लोग अधिकतर मधुबनी आते थे तो वो लोग मधुबनी पेंटिंग ही बोलने लगे। और महिलाओं को वहाँ ग्रेड मिलता, मतलब ऑफिस से काम मिलता था सरकार की तरफ से। और जैसे माता जी लोग बताती हैं कि जो लोग रजिस्टर्ड थी, 17 जिलों का रजिस्ट्रेशन मधुबनी ऑफिस में ही होता है। 17 जिलों का? जी, और वहाँ पर कार्ड बनता है। मैं 17 जिले के जो मिथिला आर्ट के जो आर्टिस्ट हैं, 17 जिले तो बहुत विस्तार हो गया। हाँ, उनका रजिस्ट्रेशन वही होता है। 17 जिला कौन कौन सा हुआ? बिहार का, बिहारी का है या फिर बाकी नेपाल वगैरह के भी? नहीं, नेपाल का नहीं, बिहार का। बिहार का 17 जिले मधुबनी में ही ऑफिस है। जी जी। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जैसे भागलपुर में वो अलग पेंटिंग है, फिर अलग है, इसलिए मधुबनी पेंटिंग का वहीं पे होता है। तो ऑफिस जो है वहाँ पर बार बार बाहर जाने का मौका मिलता है। मेला सब सूरज कुंड, दिल्ली हाट, ये सब में मिलता था, तो माता जी लोग को दिल्ली से लेटर जाता था और वो लोग अपना प्रदर्शनी करने के लिए, कला की प्रदर्शनी, प्लस CCRT दिल्ली जो है वहाँ से शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए भी उन लोगों को बुलाया जाता था। तो वो लोग जाती थी और विदेशी लोग भी आते थे, बहुत ऑर्डर रहता था। तो वो लोग बताती है कि घर में सारे लोग जब खा पी के सो जाते थे, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली था, बहुत बड़ा परिवार रहता था, काम का अंत नहीं होता था, तो रात में वो लोग लालटेन में भी बैठ के बनाती थी कि अगर किसी का ऑर्डर है तो उसको टाइम पे पूरा करना है। और वो तो उनका अपना काम था, तो हेल्प की कोई ज्यादा उम्मीद नहीं होती थी महिलाओं को। तो बड़ा मेही लकीर वाली पेंटिंग होती है। और मधुबनी की जो पेंटिंग है वो लाइन पेंटिंग है। क्योंकि हमारी कर्णकायस्थ महिलाओं का भी काफी योगदान रहा मधुबनी पेंटिंग को आगे बढ़ाने में। तो वो चूंकि आज से 100 साल पहले भी साक्षर थी, भले ही उनको विद्यालय शिक्षा नहीं मिली थी, डिग्री नहीं थी, चूंकि पढ़ने जानती थी तो फाइन लाइन चलाने जानती थी और वो लाइन से ही बनाती थी, कलर मतलब डिजाइन उसका सब कुछ बनाती थी। तो उनका लाइन पेंटिंग बहुत महीन काम होता था। आपने भी दक्षता ली, बनाती हैं आप? जी जी। आप भी पेंटिंग बनाती हैं? जी। माँ शिक्षिका होने का पढ़ा भी रही हैं और पेंटिंग में भी? हाँ, और मैं लेखिका भी हूँ। अच्छा, लिख भी रही हैं। मैं बहुत सालों से, मेरे पिताजी चूंकि लेखक भी थे तो उन्हीं की प्रेरणा से मैंने लिखना भी शुरू किया। और जब मैं कभी गांव में रही नहीं थी तो वहाँ पर जब बच्चों के माता पिता से बात करती थी तो एक नई नई स्टोरी मिलती जाती थी मुझे, बहुत सारी स्टोरीज मिलती थी। तो उनको मैंने आपके पिताजी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जी जी हाँ, उनका भी अपनी भाषा के प्रति बहुत रुझान था। डॉक्टर नित्यानंद लाल दास की पुत्री हैं और संयोग से, और जिनको की डॉक्टर अब्दुल कलाम के बायोग्राफी को लिखने के लिए उनको अनुवाद पुरस्कार 2010 में मिला था। तो उनका ये था कि जो विश्व की जो अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं इंग्लिश में, उनको मैं मैथिली में ट्रांसलेट करूं। अपनी मातृभाषा के प्रति बहुत लगाव था उनका और बहुत सारी भाषाएं वो जानते थे बहुत आसानी से। जहाँ वो रहते थे तो मारवाड़ी के साथ मारवाड़ी मतलब राजस्थानी भाषा में, नेपाली के साथ नेपाली में, बंगाली लोग तो दाश बाबू ही बोलते थे, मतलब वो इतनी अच्छी तरह से बंगला भी बोलते थे। तो उनका ये था शौक कि मैं अपनी भाषा में उसको अनुवाद करूं, जो बच्चे छोटे बच्चे हैं वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाए तो मैथिली में पढ़ कर ही वो समझे। मैथिली या हिंदी के फनीश्वरनाथ रेणु का इलाका है जहाँ पढ़ी? जी जी जी, मुझे मौका भी मिला हुआ है बहुत बचपन में उनके घर में जाने का। जब मेला आंचल की शूटिंग हो रही थी तो हम लोग भी एक दिन गए थे, उनकी पत्नी से भी मिलने का सौभाग्य मिला। उनके बेटे तो अक्सर पापा के पास आया करते थे, तो उस मिट्टी पर जाकर के भी मुझे प्रेरणा उसने दी लिखने की। कि जब मैंने देखा कि कहाँ दिल्ली बॉम्बे से पूरी फिल्म की टीम आई हुई है, जब हम उनके घर गए तो ना रास्ता अच्छा था, घर भी फूस का था, तो मुझे लगा कि ये कौन सी ताकत है जो इतने लोगों को खींच के उनके घर लाई है। तो ये प्रेरणा मुझे मिली और मैं भी लिखने लगी और आज 4-5 पुस्तकें मैंने लिखी। और संग्रह भी है आपका? कविता का संग्रह? जी, कविता संग्रह, कथा संग्रह, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए एक कथा संग्रह गंगा मंत्री जी नीतीश कुमार के द्वारा चेतना समिति से पुरस्कार भी मुझे मिला हुआ है। और अभी अब देवयानी दूसरी कथा संग्रह मेरी विमोचन के कगार पे है, मतलब तैयार है, किताब पुस्तक तैयार है। और 100 से ज्यादा पत्र पत्रिकाओं में मैंने बहुत सारे कला लेख और साक्षात्कार कहानियां, भारत के भी कई राज्यों में मेरी राज्य पत्रिका में मेरी कहानी कविता छपी हुई। थोड़ा सा बता दीजिए, खास करके उन लोगों को बता दीजिए जो ज्ञान होते हुए भी
अपने अंदर छिपा के रखते हैं, और चंदना दत्त में ऐसा क्या है कि वो उजागर करती है कि लो भाई ऐसा कर दूंगा, लो दुनिया। हाँ, ये तो क्या है, क्या ड्राइव कर रहा है आप? पता नहीं, ईश्वरीय कोई प्रेरणा है या आशीर्वाद है पिताजी का, माताजी का। मेरी माताजी जो है, सासू माँ और माताजी दोनों वर्कहॉलिक है। मतलब दिन भर वो लोग काम, तरह तरह के काम करती हैं बहुत निपुणता के साथ। तो हो सकता है उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली हो। पिताजी तो कहते ही थे कि लिखो, लिखा हुआ जो रहता है एक बार वो कई वर्षों तक लोग याद करते हैं। और कर्णामृत में उन्होंने ही मेरी रचना भेजी थी, भेज दिया करते थे मुझसे लिखवा के। किस उम्र में? छोटे से ही। तो मुझे अच्छा लगता था, और हमारे घर में भी बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं आया करती थी। तो सब पढ़ते पढ़ते एक होता है ना कि पढ़ने की रुचि जगी, फिर लिखने की। और मुझे बहुत अच्छा लगा बचपन, मतलब जब मैं कॉलेज में गई थी तो मैं बहुत सारी कहानियां पढ़ती थी, जिसमें गौरा पंत जो है वो मेरी पसंदीदा थी। और जब मैं शिमला गई उसी समय उनकी मृत्यु हुई थी। और उस समय जब मैं देखती थी वो रास्ता जब गुजरती थी तो लगता था कि ये सारा कुछ मैं उनकी कहानियों में जी चुकी हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगता है। मैं बस कोई विषय मिल जाता है तो लिखती हूँ, बस। बहुत शानदार चंदना, मैं यही कह सकता हूँ कि ऐसे ही चंदन लगाते रहे आप अपनी चेतना को, और उस चेतना को जब चंदन लगाएगी दुनिया सुवासित होगी। और मुझे लगता है आपसे बातचीत करने का उद्देश्य मेरा सिर्फ और सिर्फ यही था कि जो वार्तालाप को कोई सुने तो कहे कि जगो, उठो, बढ़ो। बहुत दुश्वारियां हैं जिंदगी में, लेकिन चंदना दत्त उन सबको पार करते हुए आगे बढ़ती है। मुझे अच्छा लगता है, किसी भी महिला को मैं जो गुण देखती हूँ उसको मैं आगे बढ़ाने का भी प्रयत्न करती हूँ कि ठीक है मुश्किलें हैं, लेकिन फिर मुश्किलों से आगे भी तो आसमान बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।